हेलो दोस्तों। नेपाल के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं और सब लोगों को यही पता है कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। लेकिन 30 जुलाई की जो घटना हुई है 2026 की, सुनसुनी जो जिला है, सुनसरी जिला के जिसे कहते हैं, वहां पर हिंदू मुसलमानों की एक झड़प हमको दिखाई देती है। और वो झड़प इतने बड़े स्तर पर होती है कि उसमें कई बड़े शहर उसमें शामिल हो जाते हैं। पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ता है, फायरिंग होती है और ज्यादा सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। और अल्टीमेट स्थिति यह होती है कि कई सारे लोग मारे जाते हैं और आपके सैकड़ों लोग घायल होते हैं। लेकिन बात यही आती है कि नेपाल में मुसलमान कहां से आए, नेपाल में ये हिंसा क्यों हुई, जबकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, ये माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज मैं बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि नेपाल एक तथाकथित हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, है नहीं, था। और वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में तब्दील हो गया। और धर्मनिरपेक्ष राज्य में तब्दील हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सांप्रदायिक तनाव कम नहीं हुए। ऐसा क्यों? दोस्तों, आज एक चीज हम लोग अच्छे तरीके से जाननी चाहिए, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान की कोई भी घटना हो, उसका बिना भूतकाल जाने हम इस घटना का सही विश्लेषण नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं हिस्ट्री बिहाइंड टॉपिक यानी कि हिस्ट्री बिहाइंड हेडलाइंस में आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा। और 250 सालों का मैं इतिहास आप लोग के साथ में चर्चा करूंगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि तनाव ये कोई नया नहीं है, हिंसा कोई नई नहीं है। नेपाल की राजनीति में, नेपाल के इतिहास में हिंसा का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। और हर चीज का मैं आप लोगों को विश्लेषण करूंगा। यानी कि 1768 से मैं आपकी कहानी शुरू करूंगा, जहां से राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का निर्माण किया, और 2026 की वर्तमान घटना तक। तो आराम से पेन पेंसिल सब कुछ लेकर के बैठिए। हर पहलू को मैं डिस्कस करूंगा कि तात्कालिक घटना क्या है, नेपाल का एक राष्ट्र के रूप में जन्म कैसे हुआ, सोचना, एक हिंदू राज्य कैसे बना, ठीक है ना, भारत के साथ उसके संबंध कैसे हैं। फिर वो एक वहां पर जो राजनीतिक घटनाक्रम होता है कि वहां पर क्रांति होती है, और एक अलग तरह का संवैधानिक चर्चा चलती है, संवैधानिक वाद विवाद होते हैं, एक संविधान का निर्माण होता है, धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण होता है। वो सारी की सारी व्यवस्था मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और हाल के तनाव के पीछे की सारी वजह भी उसी में से निकल करके आएंगी। इसलिए बिल्कुल निश्चित होकर के सुनते रहिए, समझते रहिए। और जिन लोगों को इस क्लास की पीपीटी और अन्य इंफॉर्मेटिव जो जानकारी चाहिए, तो फटाफट मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं स्कैन करके, या मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है, और ये मेरा इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है, जिसके थ्रू मुझे आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा नाम है मनोज कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम हिस्ट्री बिहाइंड हेडलाइंस में। आज मैं चर्चा करूंगा नेपाल का पूरा इतिहास और वर्तमान की सारी चीजें। देखिए दोस्तों, घटना है 30 जुलाई 2026 की, जिला है सुनसुरी। ये रहा 30 जुलाई 2026 की घटना, जिला आपका सुनसुरी है। ये रहा, तराई के 6 प्रमुख शहर हैं जहां पर ये तराई का हिस्सा है, जहां पर ये घटना अपने बड़े स्तर पर शामिल हो गई। और घटना थी क्या? बेसिकली घटना ये थी कि इस समय पर कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी, और एक सार्वजनिक भूमि पर एक मुस्लिम समुदाय का एक झंडा लगा हुआ था, मुस्लिम समुदाय के बीच में। और उस झंडे को हटाने को लेकर के चर्चा शुरू हुई थी, और पहले भी हो चुकी थी, लेकिन वो झंडा नहीं हटाया गया। कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन जब झंडा नहीं हटाया गया, तो बस कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही ये खबर फैली। कांवड़ी जो यात्री हैं उन पर कुछ अटैक वटैक की, हमले की खबर जब फैली, तो सोचिएगा, ये सांप्रदायिकता पूरे क्षेत्र में फैल गई। तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से सभी जगह पर फैल चुकी थी। सोचिए, इसमें कई सारे लोग मारे गए, कई सारे घायल हुए, और पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा।
और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और विवाद सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर और धार्मिक झंडे को लेकर के था, समझ लीजिएगा। और इसमें जब स्थिति बिगड़ी तो कई जो शहर थे उनमें आपको उस शहर का नाम पता होना चाहिए। एक इनरवा है, जनकपुर है, सिरहा है, गोल बाजार है, ठीक ना, लाहान है, ऐसे कई सारे। और पुलिस को सशस्त्र बल यहां पर लगाने पड़े। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, उन्होंने सभी लोगों से, नेपाली लोगों, सभी लोगों से सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कुल मिलाकर के बात यही आती है, क्या दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होने के बावजूद भी ये सुलग क्यों रहा है? क्यों? ऐसा क्यों? और इसीलिए इसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, इसके लिए कोई एक पक्ष दोषी नहीं है, बल्कि हमें उन सारी चीजों को समझना चाहिए जिसके पीछे की परिस्थितियां वहां पर निर्भर करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेपाल के निर्माण की। और यह आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। घटना है आपके 1768 की। आज का जो नेपाल है वो ऐसा नहीं था, बल्कि यहां पर एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी जिसे हम कहते हैं गुरखा रियासत, ठीक है ना। और पूरे नेपाल के 3 बड़े क्षेत्र हुआ करते थे, 3 बड़े राज्य हुआ करते थे, जिनमें काठमांडू था, पाटन, ललितपुर पाटन था, और आपका भक्तपुर था। तो कंडीशन ये थी कि गुरखा रेजिमेंट, गुरखा जो राज्य है, उन्होंने इन सभी क्षेत्रों को जीता। पृथ्वी नारायण शाह द्वारा गुरखा रियासत का विस्तार और काठमांडू घाटी पर पूरा नियंत्रण कर लिया गया। और जब सबको मिला करके, जो काठमांडू वैली को मिला करके, जहां पर मल्ल डायनेस्टी हुआ करती थी, क्या नाम था? मल्ल डायनेस्टी। और इसको पिला करके उन्होंने एक राष्ट्र का जन्म दिया, नेपाल का जन्म हुआ यहां से आपके 1768 में, ठीक है ना। पूरी घाटी पर कब्जा हो गया। अब देखा जाए तो असली हिंदुस्तान की परिकल्पना, नवगठित नेपाल को 4 जात 36 वर्ण का एक साझा उद्यान उन्होंने कहा था। अब कहोगे ये क्या होती है? जैसे हमारे यहां 4 वर्ण होते हैं, 36 जातियां होती है, कहावत है, उसी तरीके से वहां के राजा ने यह बात कही थी कि यह एक एकीकृत राज्य है। 22 राज्यों पर अपना कंट्रोल कर लिया गया, पहाड़ी रियासतों को मिला लिया गया, काठमांडू घाटी पर कब्जा कर लिया गया, सारी चीजें हो गई। और इस तरीके से बहुलतावादी एक राष्ट्र की परिकल्पना की गई, जिसमें 4 जात 36 वर्ण सब मौजूद हैं। ये असली हिंदुस्तान की पहचान, ये उन्होंने लाइन कही थी, ये पृथ्वी नारायण शाह ने कहा था। और इसीलिए पृथ्वी नारायण शाह को यहां का जन्मदाता कहा जाता है, नेपाल का राष्ट्रपिता कहा जाता है, राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से उन्होंने एक बहुलतावादी समाज, बहुलतावादी राज्य के निर्माण की उन्होंने घोषणा की। जबकि देखा जाए तो वो गुरखा राज्य के हैं, लेकिन एक साम्राज्य बनाने के लिए उन्होंने ये सब कहा। आपको नहीं लगता है कि क्या इसी तरह की एक भाषा कभी कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने कही थी अपने 13वें शिलालेख में, पृथक कलिंग प्रज्ञापन में, जहां पर कहता है कि मेरे लिए मैं मेरे लिए सारी संतान प्रजा के समान है, मतलब जो सारी प्रजा मेरे संतान के समान है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो। तो एक तरीके से मेल मिलाप वाली बहुराष्ट्र, जो बहु संस्कृति हो सकती है, उसको बहुल भाषा, बहुराष्ट्रीय, बहुधार्मिक परंपरा के तौर पर एक राज्य बनाने की उन्होंने घोषणा की। इसी को कहते हैं हम सारी व्यवस्था का निर्माण। कुल मिलाकर के बात आती है कि राजशाही और हिंदू पहचान का कंसेप्ट क्या है। देखिए, जब ये राजा थे तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि राजा ने अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार बताया। ये कौन है? भगवान विष्णु का अवतार बताया। ये ध्यान रखिए, अवतार कहते थे राजा अपने आप को, कि हम लोग जो हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं। और राजा हिंदू राजा के रूप में है, यानी कि ये जो राजा है एक हिंदू राजा है। सोचिएगा, यहीं से एक हिंदू राज्य की कल्पना की शुरुआत हुई कुल मिलाकर के। और इस तरीके से लंबे समय तक ये परंपरा चलती रही, ठीक है। लेकिन आगे जाकर के एक स्थिति और बनी, वो है 1814 से लेकर के 16 के बीच की। 1814 से लेकर के 16 के बीच में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद इन्होंने सुगौली की संधि की, संगौली भी कहते हैं, सुगौली भी कहते हैं, सुगौली की संधि की, ठीक है ना। और इसके वजह से क्या हुआ कि इनके तराई के कुछ क्षेत्र जो हैं, जिसे हम कुमाऊं कहते हैं, गढ़वाल कहते हैं, ये जो क्षेत्र हैं ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गए। यानी कि इनके कुछ क्षेत्र जैसे कुमाऊं, गढ़वाल, जो रीजन है जिसे आधुनिक उत्तराखंड कह सकते हैं, उस वाला जो हिस्सा है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए, को मिले, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से कुछ हिस्सा उनका सुगौली की संधि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को मिल चुका था, यानी कि नेपाल की सीमाएं थोड़ी सी छोटी हो गई। फिर भी नेपाल कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के तहत नहीं आया। दक्षिण एशिया का एकमात्र देश, एकमात्र राज्य जो अजेय रहा, हिंदू राज्य के रूप में रहा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं आया, केवल कुछ क्षेत्र उसका चला गया। यह बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। और इस तरीके से आपकी ये परंपरा जो है शाही वंश की परंपरा, राजशाही वंश की परंपरा चलती रही कुल मिलाकर के। 1775 में पृथ्वी नारायण शाह की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी राजशाही परंपरा कायम रही थी। बात आती है 1846 की, इसको ध्यान रखिएगा। 1846 में एक कोत पर्व नाम की एक घटना होती है, बड़ी महत्वपूर्ण घटना है जो आपको याद रखनी चाहिए। जंग बहादुर राणा ने क्या किया, रक्त रंजित तरीके से तख्ता पलट कर दिया और 104 साल लंबा अपना राणा शासन की शुरुआत की, लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर, आनुवांशिक प्रधानमंत्री के तौर पर ये रहा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या बनाया, 104 वर्ष का तक चलता रहा आनुवांशिक पीएम के तौर पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजसत्ता आपका चली गई, प्रधानमंत्री के तौर पर ये चलता रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री वंशानुगत होगा, उनके ऊपर राजा होगा, नाम मात्र का होगा। 1846 से यह घटना शुरू हुई थी और 1951 तक यह चलती रही कुल मिलाकर के। ओके, अब इसमें हुआ क्या, जब राजा ने 1854 में मुल्की एन ने समाज को जाति वर्ण में ढाल दिया। अब कहोगे मुल्की एन का कंसेप्ट क्या है। राणा शासन जब आया, राणा आपके जब पीएम बने, तो एक राष्ट्रीय विधि संहिता बनाई गई जिसे हम कहते हैं मुल्की एन, जिसका मतलब था कि पूरे समाज को हिंदू जाति व्यवस्था के अनुसार पदानुक्रम में बांट दिया गया। ऊपर ब्राह्मण, बीच में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया, जिसमें जनजातियां भी शामिल थी कुल मिलाकर के, जिन्हें मतवाली कहा जाता है। यानी कि एक तरीके से मुल्की एन शासन व्यवस्था में सभी जातियों को, सभी वर्णों को एक सिस्टम में, हायरकी में डाल दिया गया, और यह हिंदू परंपरा के अनुसार है, ठीक है ना, सोपानुक्रम डाल दिया गया और हिंदू को धर्म को एक राजधर्म घोषित कर दिया गया एक तरीके से। और साथ के साथ एक चीज और कर दिया गया कि जो राजा होगा, राजा ये हिंदू धर्म का पालक होगा, हिंदू धर्म का पालक होगा, और साथ के साथ जो पशुपति पशुपति शिव मंदिर है वहां का, नेपाल का, उसका संरक्षक होगा। यह घोषित कर दिया गया मुल्की एन परंपरा के अनुसार। यानी कि सभी हिंदू संस्थाओं का हेड कौन बन गया, राजा। और यह परंपरा 104 साल तक चलती रही, 1951 तक कुल मिलाकर के। 1951 में जाकर के इस व्यवस्था का अंत कर दिया गया। राजा महेंद्र द्वारा निर्दलीय पंचायत व्यवस्था पहली बार नेपाल को संवैधानिक हिंदू राज्य में घोषित कर दिया गया। तो सोचिएगा, जो आपका कंसेप्ट है, इसके बाद में 1951 में राणा शासन अंत हुआ, राणा शासन का अंत हो गया कुल मिलाकर के। 1962 में आपका राजा महेंद्र ने सत्ता अपने हाथ में ले ली, 1962 में राजा महेंद्र ने, और फिर वहां पर निर्दलीय पंचायत व्यवस्था को लागू कर दिया गया और एक संवैधानिक रूप से हिंदू राज्य घोषित कर दिया गया।
के ये रहा अब 1962 में पूरी तरीके से कि हिंदू किंगडम के तौर पर घोषणा की गई, ऑफिशियली हिंदू किंगडम। अब बात आती है कि क्या वास्तव में नेपाल एक हिंदू राज्य शुरू से था? नहीं दोस्तों, 1962 में ऑफिशियली हिंदू राज्य बना है, 1962 में। और कब तक रहा है? ध्यान रखिएगा, हिंदू राष्ट्र रहा है 1962 से लेकर के 2006 तक। इतने समय तक यह हिंदू राज्य आपका रहा था, यह ध्यान रखना। और इस हिंदू राज्य में ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं था, सब थे। अब बात आती है कि चलो हिंदू राज्य बन गया, लेकिन क्या एक हिंदू राज्य वास्तव में संभव था? पहले इसके सामाजिक ढांचे को समझना बहुत जरूरी है। यस दोस्तों, देखिए तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन हर चीज की नॉलेज आपको क्लियर हो जाएगी कि वहां पे हुआ क्या था। देखिए, नेपाल के आपके 3 हिस्से हैं, ऊपर का हिमालय, बीच का पहाड़ी क्षेत्र और नीचे का तराई जो यूपी वगैरह से जुड़ा हुआ है। पहाड़ी हिमालय क्षेत्र जो विरल है, वहां आबादी बहुत कम है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पहाड़ी क्षेत्र। और इस पर राजनीतिक सत्ता संसाधनों पर ऐतिहासिक रूप से उच्च पहाड़ी जातियों का प्रभुत्व था। राजा गोरखा वगैरह सब यहीं के लोग थे। और जो कि निचला हिस्सा जिसे तराई कहते हैं, उसमें जनसंख्या और कृषि से समृद्ध है। राजनीतिक प्रशासनिक रूप से यह हाशिए पर है। इसमें कौन लोग हैं? इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं। यस, ये ध्यान रखना, इनमें आपके मधेसी समुदाय है, जो यूपी वगैरह से, बिहार वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं, जो मैथिली, भोजपुरी, अवधी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। भारत के साथ उनके रोटी बेटी के संबंध हैं, भारत के साथ उनका आना जाना है, सांस्कृतिक संबंध है। और इसी बिहार पर इस मधेसी समुदाय ने 2007 से लेकर के 2015 तक बड़े लंबे समय तक संघर्ष किया है मधेसी आंदोलन का। इसी से जुड़े हुए लोग हैं, इसी में है मधेसी समुदाय, इसी में है आपके मुस्लिम समुदाय, इसी में है आपके आदिवासी लोग। सोचिएगा, सबसे ज्यादा लोग यहां पर है, लेकिन राजनीतिक सत्ता में भागीदारी पहाड़ी क्षेत्रों की है, यह ध्यान रखना। तो बहुत लंबा चौड़ा आंदोलन चलाया, समझ लीजिएगा। यहां पर आपके काठमांडू घाटी में जो आदिवासी लोग रहते हैं, वो तमांग हैं, गुरुंग हैं, जिन्हें हम मगर है, राई है, लिंबू हैं, ऐसी जनजातियां यहां पर निवास करती हैं। और लगभग कह सकते हैं कि आदिवासियों की जो जनसंख्या है वो लगभग 1/3 के आसपास है इस पूरे नेपाल की। लेकिन इन लोगों को कहीं पर भी राजनीतिक रूप से कहीं पर भी कुछ भी अधिकार नहीं मिले हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मधेसी आंदोलन, मधेसी संघर्ष, मधेसी विद्रोह 2007 और 2015 में अच्छे खासे हुए हैं, यानी कि हिंसा पहले भी हो चुकी है, 2026 की घटना नहीं है। हिंसा का नेपाल का पुराना संबंध है। एक संबंध तो मैंने आपको बता ही दिया, कौन सा वाला, अगर आपको याद हो तो, ये रहा कोत पर्व, हिंसा के द्वारा रक्त रंजित इतिहास, पूरे राजवंश को, सारे लोगों को मार मूर करके सत्ता पर कब्जा करना कितने बड़े स्तर पर हुआ होगा। और सबसे बड़ी चीज एक और भी है, केवल ये 3 पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, न समुदाय क्षेत्र हैं, बल्कि यहां पर 100 से ज्यादा भाषाएं हैं, जिनमें नेपाली भाषा बिल्कुल प्रमुख है। ये प्रमुख है, बाकी अन्य भाषाएं भी हैं, अन्य भी हैं। तो जहां पर इतने संस्कृति के लोग रहते हो, जहां पर इतने भाषा भाषी लोग रहते हो, जहां पर वो इतने ज्यादा क्षेत्रीय विविधता वाले लोग रहते हो, वहां पर आपको क्या लगता है कि कभी कोई संघर्ष नहीं होगा? कभी कोई वाद विवाद नहीं होगा? ऐसा नहीं होता। इनमें नेपाली के अलावा थारू भाषा है, भोजपुरी है, अवधी है, तमांग है, नेवारी है, ऐसी कई सारी भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि नेपाल एक बहुलतावादी देश है और उसकी अपनी ये पहचान है, ये समझ लेना, पहचान भी है। ये सारी चीजें रही। और इस संदर्भ में देखा जाए तो भारत के साथ इसके क्या संबंध है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि मधेसी समुदाय ये रहा, मुस्लिम समुदाय 4 से 5% की जनसंख्या तराई के क्षेत्र में सुनसरीच रहा, कपिलवस्तु के इलाके में रहते हैं। जनजातीय समुदाय है, नेवार है, थारू है, तमांग है, ये सब लोग रहते हैं, कुल मिला आबादी का 1/3 है। इनकी अपनी अपनी धार्मिक परंपरा अलग है, इनकी अपनी अलग है, मधेसी समुदाय की अलग है, और पहाड़ी लोगों की अपनी अलग है। तो बात समझना। और भारत के साथ क्या संबंध है? भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध, देखिए जनकपुर और अयोध्या का संबंध,
जनकपुर कहाँ है? नेपाल में, जहां सीता माता का जन्म हुआ। अयोध्या भारत में, जहां राम जी का जन्म हुआ। दोनों के वैवाहिक संबंध की एक परंपरा है। लोग उत्सवों के समय में आना जाना करते हैं। पशुपति और काशी, शिव मंदिर और काशी का शिव मंदिर दोनों जगह पर है। बौद्ध सर्किट है, लुम्बिनी और बोधगया सारनाथ। सोचिएगा, लुम्बिनी जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, और बोधगया जहां पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ जहां पर उन्होंने पहला प्रवचन दिया। तो इस तरीके से ये सर्किट बने हुए हैं जहां पर लोग आना जाना करते हैं। यानी कि 1751 किलोमीटर लंबी हमारी खुली सीमा है, जहां पर बिना वीजा, बिना पासपोर्ट के लोगों का आना जाना होता है। रोटी बेटी का रिश्ता है, पारंपरिक और वैवाहिक संबंध है। परंपरा के अनुसार भी, पारिवारिक स्तर पर भी रोटी बेटी का दोनों जगह से आना जाना होता है, वैवाहिक संबंध रहते हैं। और 1950 की भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि के द्वारा इन सारी चीजों को मान्यता प्राप्त है। हमारे साथ किसी तरह की कोई समस्या वहां पर नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाती है। सभ्यतागत संबंध है इसी वजह से, लेकिन यह परंपरा चलती रही भारत के साथ। लेकिन जब भी कभी नेपाल में कुछ भी होता है तो उसका असर भारत पर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए भारत को बड़ी, कहा जाए कि सटीक नजर वहां पर रखनी पड़ती है, क्योंकि खुली सीमा है, लोगों के अपने संबंध है। अब बात आती है कि भाई इस सारी चीजों के बाद जब सर भारत जो है, नेपाल जो है एक हिंदू राष्ट्र बन गया, तो फिर क्या क्या हुआ। देखिए, 1990 में पहला जन आंदोलन हुआ। पंचायत व्यवस्था को समाप्त कर दिया, बहुदलीय लोकतंत्र की वापसी हुई, संविधान में हिंदू राज्य अभी भी बरकरार रहा। जनता ने भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया। राजा बीरेंद्र ने पंचायत व्यवस्था को समाप्त करके क्या किया, बहुदलीय सांस्कृतिक संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया कि भाई संवैधानिक राजतंत्र है, हम ऊपर हैं, बाकी नीचे राजनीतिक पार्टियां अपना काम करेंगी। लेकिन नेपाल हिंदू राज्य ही बना रहा, केवल सत्ता का स्ट्रक्चर बदला, ऊपर राजा, नीचे आपके प्रधानमंत्री अलग अलग पार्टियों से आ सकते हैं। और जब इस तरह की चीजें हुई तो उसके बाद में दूसरी घटना होती है 1996 का माओवादी जनयुद्ध। और माओवादी जो है, पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड, उन्होंने वो राजतंत्र और सामंती असमानताओं के खिलाफ उन्होंने एक पूरा खूनी संघर्ष किया। खूनी संघर्ष 1996 में, जिसमें 17,000 मौतें हुई थी। अब आपको क्या लगता है कि नेपाल इतना शांत प्रिय देश रहा? नहीं भाई, 17,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, गृह युद्ध फैल गया। सोचिएगा, इस वजह से इनका उद्देश्य था कि नेपाल को एक धार्मिक राज्य न बना करके गणतंत्र घोषित करना है, संवैधानिक गणतंत्र, यानी कि गणराज्य बनाना है। सामंती जो असमानता है उसको खत्म करना है, इसलिए। और ये लगभग 1 दशक तक ये चलता रहा, कुल मिलाकर के चला। फिर जून 2001 में एक घटना हो गई। जब ये सारी घटनाएं हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद हुआ ये कि शाही परिवार की हत्या हो गई। राजा जो युवराज थे दीपेंद्र, ध्यान रखना, युवराज दीपेंद्र, इन्होंने क्या किया, अपने परिवार के सभी लोगों को मार दिया। राजा बीरेंद्र सहित पूर्व परिवार के सभी लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और खुद भी गोली मार ली। और इसकी वजह से राजशाही की जो छवि है वो खत्म हो गई। राजा बीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र फिर सत्ता पर बैठे, किसी तरीके भाई कोई ना कोई तो आएगा, लेकिन राज सत्ता कमजोर हो चुकी थी, यानी कि राजशाही कमजोर हो चुकी थी। ये रहा। और इस तरीके से इन्होंने हत्याकांड को जन्म दिया, हत्याकांड किया। और उसके बाद आपके कौन बने, राजा दीपेंद्र, वो सॉरी क्यों, ज्ञानेंद्र, ये रहे, ये राजा बने। लेकिन राजशाही कमजोर हो चुकी थी। और उसके बाद 2006 में, सोचिएगा 1996 से लेकर 2006, जन आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ, इन्हीं का, ये रहा, माओवादियों का। और राजा ज्ञानेंद्र की निरंकुशता के खिलाफ व्यापक जनविद्रोह हुआ, जिसने राजशाही का अंत कर दिया। खत्म। अब उसके बाद सोचिएगा, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। सरकार और माओवादियों के बीच में एक समझौता हो गया, राजनीति का पुनर्निर्माण हुआ, सत्ता, राजशाही सत्ता खत्म कर दी गई। यही था 2006 तक।
और यहां से एक नई सरकार बनी। संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए, संविधान का निर्माण किया जाना था। और एक घटना जो आती है सबसे महत्वपूर्ण, वो वही है कि 2006 के जो जन आंदोलन के बाद में 240 साल पुरानी 28 मई 2008 को राजशाही को खत्म कर दिया गया। पूरी तरीके से फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की घोषणा की गई और मोनार्की को समाप्त कर दिया गया। ऑफिशियल डेट याद कर लीजिएगा, ये ऑफिशियल डेट है। इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी आगे बढ़े। अब बात आती है कि इन लोगों ने धर्मनिरपेक्षता को ही क्यों अपनाया। जब यहां पर संविधान का निर्माण हुआ, नई गणराज्य की घोषणा की गई, तब फिर संविधान में सारी चीजें ऐसी क्यों हैं? धर्मनिरपेक्षता क्यों अपनाई गई? धर्मनिरपेक्षता इसलिए अपनाई गई दोस्तों, क्योंकि यहां पर किसी एक प्रकार का समाज नहीं था, बहुजातीय समाज था। और उस समाज में हम, वहां के लोग जो हैं, एक समावेशी लोकतंत्र का निर्माण करना चाहते थे। ठीक है ना? क्योंकि यहां पर 125 से अधिक जाति समूहों के बीच में समावेशी लोकतंत्र स्थापित करना था कुल मिलाकर के। तो ये एक सबसे बड़ी चीज। तो बहुजातीय समाज था, आपका समावेशी लोकतंत्र का निर्माण करना था। समावेशी लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जिसमें सभी समाज के सभी लोगों को साथ में रहना हो। राजतंत्र से दूरी बनाए रखनी थी, राजतंत्र से दूरी बनाए रखनी थी। इसलिए इन्होंने लोकतंत्र व्यवस्था को चुना और आधुनिक संविधान का निर्माण करना था, राजतंत्र वाला नहीं, आधुनिक संविधान का निर्माण। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको उनको करना था। इसी वजह से उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया था। अब इसको अपनाया तो इसकी वजह से क्या बात यह आती है कि क्या वहां के सभी लोग इस चीज के लिए एग्री थे? ऐसा कभी हमेशा नहीं होता दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यवस्था नई आए और सभी लोग एग्री हो जाए। कुछ तो ऐसे होते होंगे जो पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते होंगे, जो राजशाही को बनाए रखना चाहते होंगे, जो हिंदू राज्य को बनाए रखना चाहते होंगे। यस, आज भी बहुत सारे लोग नेपाल को एक हिंदू राज्य के रूप में घोषित करने की मांग करते हैं, जिसमें वो बहुसंख्यक हिंदू आबादी की पहचान को सुनिश्चित करना और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना चाहते हैं। जबकि कुछ अन्य दल जो हैं वो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। और ये विवाद आज भी वहां पर मौजूद है और कहीं ना कहीं वर्तमान की लड़ाई का जो आधार है वो यहीं से निकल करके आया है, यहीं से निकल करके आया है। इसका मतलब है कि यहां पर इस समय 2008 में त्रिस्तरीय परिवर्तन हुआ। नंबर एक, राजनीतिक स्तर पर राजशाही से हटकर के गणराज्य बना। संवैधानिक स्तर पर हिंदू राज्य से हटकर के धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। और तीसरा, प्रशासनिक स्तर पर एकात्मक राज्य से एक संघीय व्यवस्था, फेडरल स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। और यह बदलाव सिर्फ सत्ता का नहीं था, बल्कि पूरे समाज के पुनर्गठन का प्रयास था, जिसकी दरारें आज भी महसूस की जा रही हैं कि आसानी से यह मिलन नहीं हुआ था। आपने बना तो दिया, लेकिन क्या उसमें दरारें नहीं होंगी? एब्सोल्युटली दरारें होंगी, यह समझ लीजिएगा। यह कंसेप्ट था। और जब संविधान का निर्माण हुआ तो 2015 में नया संविधान लागू किया गया। यह टोटल मिलाकर के ध्यान रखने का, यह उनका 7वां संविधान है। कैसा है? 7वां संविधान। और इस संविधान के अनुच्छेद 4(1) में एक संतुलन बनाया गया कि नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि प्राचीन काल से चली आ रही सनातन धर्म संस्कृति का संरक्षण करते हुए सभी धर्मों का की स्वतंत्रता होगी। इसका मतलब यह हो गया कि प्राचीन धर्म की सनातन संस्कृति तो बनी रहेगी रहेगी, बाकी अन्य धर्मों को हम बराबर का दर्जा देंगे। यानी कि सबको संतुलित करने की एक कोशिश की गई, सभी को। यानी कि क्योंकि यह व्यवस्था एक राजनीतिक समझौते का परिणाम था और इसी वजह से
हिंदू राज्य को बनाए रखना भी जरूरी था और धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने वालों को भी शांत रखना जरूरी था। इसलिए दोनों पक्षों को इसमें शामिल किया गया, ये ध्यान रखना। और इसी के साथ में मधेश आंदोलन और नाकेबंदी शुरू हो गई। संविधान लागू होते ही मधेसी समुदाय द्वारा प्रांतीय सीमांकन का तीव्र विरोध किया गया, जो प्रांत बनाए जा रहे थे, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर बनाया जाना था। भारत नेपाल सीमा पर महीनों तक नाकेबंदी की गई। आवश्यक वस्तुओं का संकट खड़ा हो गया। अविश्वास की खाई बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे भारत से पड़ रहा था और इसी बीच में चीन का प्रभाव इसमें बढ़ता चला गया। जब चीन ने यहां पर अपना संपर्क सूत्र बढ़ाना शुरू किए, रेलवे का काम करना शुरू किया, सड़क का काम करना शुरू किया, ऊर्जा सहयोग देना शुरू किया, व्यापार को बढ़ावा देना शुरू किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देना शुरू किया, तो फिर भारत को इसमें अपनी भूमिका देखनी पड़ी और सख्त संतुलन बनाने की कोशिश की गई कि भाई दोनों तरफ से ये चीजें मैनेज होती रहे। कहीं कोई किसी का किसी तरीके से अहित तो नहीं कर रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। और ऐसे में मीडिया अपना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल आज की डेट में नेपाल में कोई एक विचारधारा नहीं है, बल्कि जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक आधार का एक पहचान बन चुके हैं। उसी के माध्यम से लोगों को जुटाते हैं, क्षेत्रीय आधार पर जुटाते हैं, सामाजिक आधार पर जुटाते हैं। बात समझना, जातीय आधार पर जुटाते हैं। वहां विचारधारा उतने मायने नहीं रखती है। इसी वजह से वहां पर लोगों के बीच में तनाव पैदा होता है और इसमें इंटरनेट और सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका निभाती है। वो कभी कभी सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी को फैला दिया जाता है, जिसकी वजह से हिंसा भड़क जाती है, फैलने लगती है और छोटा सा स्थानीय विवाद भी सोचिएगा एक बड़ा रूप धारण कर लेता है। अब समझ में आ गया कि वहां की जो राजनीतिक सत्ता है वो वैचारिक सत्ता नहीं है, जातीय, क्षेत्रीय और धार्मिक रूप से जुड़ी हुई सत्ता है। ये उसका इतिहास है। अब आप समझ गए होंगे कि वर्तमान का जो पैटर्न है वो कैसा है, किस तरीके का है। यही रीजन है क्योंकि वहां पर हिंदू धर्म के लोग अपनी परंपरा, भौतिकता, अपनी जो विरासत है उसको बनाए रखना चाहते हैं और अन्य धर्मों के लोग जो हैं वो अपनी अपनी धर्मनिरपेक्षता को चाहते हैं। और साथ के साथ जो राजनीतिक पार्टियां बनी उनके बीच में एक समझौता हुआ और राजनीतिक पार्टियां किसी भी विचार व्यवस्था के तहत नहीं बनी है, न किसी व्यवस्था के आइडियोलॉजी के साथ है, किसी तरीके से नहीं है, बल्कि वो अलग है। और इसीलिए इंटरनेट, सोशल मीडिया का सहारा लेकर के ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाती है। कुल मिलाकर के अगर कोई धार्मिक, जातीय जुलूस निकलता है, प्रतीक होते हैं, तो मिश्रित आबादी वाले तराई क्षेत्रों में इसको लेकर के हमेशा विवाद होता है, क्योंकि तराई क्षेत्र इसमें मिश्रित आबादी का है। दूसरा, स्थानीय झड़प, समुदायों के बीच तत्काल असहमति हो जाती है, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं, छोटी सी झड़प भी। तीसरा, प्रशासनिक देरी, प्रशासन और पुलिस द्वारा मध्यस्थता में विफलता, यह तीसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से और ज्यादा यहां पर भड़क जाता है और प्रशासन की क्षमता वहां बहुत कम कम है। सोशल मीडिया विस्फोट, अपुष्ट सूचनाओं, अफवाहों का तेज प्रसारण होता है और अल्टीमेट पहचान आधारित राजनीति, स्थानीय घटना का राष्ट्रीय मुद्दा बना देना, व्यापक दंगा और कर्फ्यू लगवा देना, ये वहां की पहचान बन चुकी है। दैट्स वाई ये सारी चीजें हैं और इसी की एक कड़ी है आपकी 2006 की ये घटना, वो 2026 की ये घटना, इसी की एक कड़ी है। अब समझ में आ गया? तो मैंने इसीलिए कहा था कि पूरा वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से देखिए और समझिएगा, रियली में आपको मजा आएगा। तो बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपना व्यूज जरूर दीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा और क्या बताइए कि नेपाल का क्या समाधान हो सकता है, किस तरीके से समाधान हो सकता है? क्या नेपाल का एक हिंदू राज्य बन जाना चाहिए या धर्मनिरपेक्ष ही बने रहना चाहिए और प्रशासन को सक्षम तौर पर काम करना चाहिए या राजनीति वैचारिक होनी चाहिए? क्या समस्याएं हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बोलिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट में करेगा मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा, उसको पर्सनली कांटेक्ट करने की कोशिश भी करूंगा उसको, ये मेरा उससे वादा है। बताइएगा और ये ध्यान रखिएगा कि भारत के साथ जो संबंध हैं ये रहे हमारे सीमा सुरक्षा को लेकर के, व्यापार को लेकर के, कूटनीतिक को लेकर के, सांस्कृतिक संवेदनशीलता को लेकर के, ये सारी के सारे हमारे लिए तनाव के मुद्दे हैं। इसको भी हमें समझना चाहिए कि अगर वहां की कोई भी घटना घटित होती है तो भारत पर इसका किस तरह प्रकार का प्रभाव देखा जा सकता है, सुरक्षा और सीमा का प्रभाव, व्यापार का प्रभाव, सांस्कृतिक संवेदनशीलता का, कूटनीतिक चुनौती,
क्योंकि हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत यह समस्या आ जाती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष यही है कि समावेशी शासन होना चाहिए, प्रशासनिक सतर्कता होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।